जी, आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 18 है और आज एक बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें हमने कैपेसिटर को चार्ज भी करना है और उसको डिस्चार्ज भी करना है। एक बात याद रखें कि कैपेसिटर को अकेले चार्ज या डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम अकेले कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ अटैच कर देंगे ना, तो कैपेसिटर हीट एनर्जी पैदा होने की वजह से, क्योंकि जब एकदम चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कैपेसिटर ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आपने अकेले कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ चाहिए और वो पाथ रेजिस्टिव पाथ होना चाहिए, यानी ऐसा पाथ जो चार्ज के फ्लो को थोड़ा सा अपोज करे, और ऐसे पाथ को बोलते हैं रेजिस्टर। इसका मतलब है कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टर भी लगाया जाता है। ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर भी हो उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। तो फर्ज कर ले मेरे पास एक कैपेसिटर है और साथ ही एक रेजिस्टर है जो उसके साथ कनेक्टेड है, और साथ हमने इस सारे अपरेटस को एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, और इस तरफ आप देख रहे हैं एक स्विच है और ये स्विच टू वे स्विच कहलाता है। हम देख सकते हैं दरमियान में आपको एक वायर नजर आ रही है, इसको आप पॉइंट बी का नाम दे दें, ये वाला जो टर्मिनल है, और नीचे वाला जो टर्मिनल है दैट इज पॉइंट ए, और नीचे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का फर्ज कर ले जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है, और उस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है और इस तरफ बैटरी का नेगेटिव है। अब देखें, सबसे पहले मैं कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्कस करता हूं। कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस स्विच एस को ए के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं स्विच एस को ए के साथ कनेक्ट करूंगा ना, तो आप गौर करें सर्किट का ये बड़े वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी सर्किट के अंदर बैटरी जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, कैपेसिटर की वो वाली प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कैपेसिटर की इस तरफ वाली प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उसके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जितना उस पर पॉजिटिव उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। फर्ज कर ले उस पे प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है, और ये चार्जिंग का प्रोसेस मुसलसल होता जा रहा है। ठीक है, चार्जिंग होते होते फर्ज कर लें कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से किसी भी प्लेट की आप बात कर लें, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उस पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो स्टोर होना है ना, फर्ज कर लें उसको हम क्यू नॉट का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखूंगा जो इक्वेशन हमें यह बताएगी कि किसी भी गिवन टाइम में कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर्ड है। अब इस इक्वेशन का प्रूफ हमने नहीं करना इस लेवल पे, ये हम थोड़ा हायर लेवल पे करवाते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। इसमें आर जो है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, और क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होगा। अब यहां मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं ऊपर जो ए की पावर है टी डिवाइडेड बाय आर सी, अगर मैं टी की जगह आर सी पुट कर दूं तो देखिए आर सी से कैंसिल हो जाएगा, वहां पर ए की पावर -1 रह गई। जब ए की पावर -1 है तो आप उसको 1/e भी लिख सकते हैं, और 1/e पता कितना होता है, 0.37। अब ब्रैकेट के अंदर 1 में से 0.37 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास बचेगा 0.63। तो आपके पास Q की वैल्यू आ गई 0.63 टाइम्स Q नॉट। अब आप गौर करें, आपने टाइम की जगह क्या पुट किया था, आर सी, तो आपके पास Q किसके इक्वल आ गया, मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स। इसका मतलब है इस वक्त कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर्ड है, 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज।
यानी अगर मैक्सिमम चार्ज 1 कूलम है ना, तो 1 का कितना स्टोर है इस वक्त? 0.63, राइट। तो इसका मतलब है ये जो टाइम है इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं। पता है इसका क्या नाम है? इस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने RC पुट की थी। सो RC इज द टाइम ड्यूरिंग विच 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। सो हमारे पास टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आ गया और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई कि ये ऐसा टाइम है जिस टाइम के दौरान मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स चार्ज स्टोर हो जाता है कैपेसिटर की किसी भी प्लेट पर। आप इसको 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज भी कह सकते हैं और 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि 63% ऑफ क्यू नॉट जो है वो भी 63 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, उसका आंसर भी 0.63 क्यू नॉट ही आता है। चाहे 63% ऑफ क्यू नॉट कह दें या 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कह दें, बात एक ही है। तो ये तो था चार्जिंग का केस। अब मैं इसी चार्जिंग के केस को ग्राफ की शक्ल में भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। फर्स्ट कर ले, वाई एक्सिस पे हम चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम की वैल्यूज ले लेते हैं, और यहां पर मैं 2 डिफरेंट RC सर्किट्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। और फर्स्ट कर ले, कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज हमने स्टोर करना है ना, वो है क्यू नॉट, और जो 2 डिफरेंट RC सर्किट्स है ना, इनमें हमने एक कैपेसिटर एक ही यूज किया है लेकिन रेजिस्टर 2 डिफरेंट यूज की है। यानी फर्स्ट कर लें, एक ऐसा RC सर्किट है जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू C है और रेजिस्टर की वैल्यू R है। ये जितनी भी है, बहरहाल इनका जो प्रोडक्ट है यानी R और C का जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली छोटी वैल्यू आती है। और एक दूसरा RC सर्किट है जिसमें कैपेसिटर तो वही था लेकिन रेजिस्टर हमने थोड़ा बड़ा लगा दी है, जिसकी वजह से R और C का प्रोडक्ट यानी टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आती है। इन दोनों सर्किट्स का मैंने इकट्ठा ग्राफ ड्रॉ करना है, जो ग्राफ मैं अभी आपको बताने लगा हूं। वाई एक्सिस पे चार्ज की वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज, और मैक्सिमम चार्ज कितना है? क्यू नॉट। तो मेरे पास 2 डिफरेंट ग्राफ आते हैं, गौर से देखिएगा। वो वाला सर्किट जिसका R और C का प्रोडक्ट थोड़ा था, उसका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा ज्यादा बेंड होता है। जरा गौर करें, जो ज्यादा बेंड वाला ग्राफ है ना, ये उस सर्किट का ग्राफ है जिसका RC थोड़ा था और ये जल्दी पीक पे पहुंच गया है, यानी ये जल्दी क्यू नॉट पे पहुंच गया है, यानी कैपेसिटर जल्दी फुल चार्ज हो गया है। लेकिन दूसरा सर्किट जिसका RC यानी R और C का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा था, यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा थी, उसका ग्राफ देखें आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रहा है और ये थोड़ा देर से पीक पे पहुंचा है। अब जरा गौर करें, अगर मैं क्यू नॉट का 0.63 टाइम्स लूं तो वो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा ग्राफ पे, वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं सीधा हॉरिजॉन्टली ग्राफ के साथ मिलाऊं तो जिस ग्राफ का टाइम कांस्टेंट कम था, अगर उस ग्राफ को आप सीधा एक्स एक्सिस से मिलाएं तो आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो टाइम की वैल्यूज थी। तो ये जो भी आंसर आएगा ना, इससे हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट सर्किट। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ जो आप देख रहे हैं, जो थोड़ा बेंड है यानी जो कम कर्व है, या जिस ग्राफ में पीक वैल्यू देर से आ रही है, उसको जब आप एक्स एक्सिस से मिलाएंगे ना तो यहां गौर करें, टाइम की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि ये ऐसे ग्राफ का ऐसे सर्किट का ग्राफ है जिसका R और C का प्रोडक्ट ज्यादा था। तो रिजल्ट ये निकला कि अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और उसका ग्राफ ज्यादा बेंड होगा, और अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो उस ग्राफ की बेंडिंग थोड़ी होगी और कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। दोनों ग्राफ्स आपके सामने हैं। अब हम बात करने लगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की।
डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे? देखें, दोबारा से मैं वही सर्किट लेके आता हूं। उसी सर्किट में देखें, पहले मैंने क्या किया था, मैंने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए स्विच को कनेक्ट किया था ए के साथ, तो बड़े वाला लूप एक्टिव हो गया था। अब मैं पता क्या करूंगा, अब मैं स्विच को बी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो गौर से देखें, ये जो नीचे बैटरी वाला टर्मिनल है, ये पॉइंट ए, ये ओपन हो चुका है। इसका मतलब है बैटरी सर्किट से निकल चुकी है, बैटरी का सर्किट में कोई रोल नहीं है। अब कैपेसिटर चूंकि पहले फुल चार्ज हो चुका था, उस तरफ पॉजिटिव प्लेट बन गई थी, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो अब क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहां से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। यानी हम कह सकते हैं, नाउ दिस कैपेसिटर हैज बीन डिस्चार्ज्ड, कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखूं तो वो ये बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। राइट नाउ ये जो कैपेसिटर है ना, ये सोर्स ऑफ करंट का काम कर रहा है और ये डिस्चार्जिंग रेजिस्टर के थ्रू हो रही है। अब ये काम चलता जाएगा, चलते चलते कैपेसिटर फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था ना, ये आपस में मिल मिल के न्यूट्रलाइज होता जाएगा और इवेंचुअली कैपेसिटर की प्लेट पे रिजल्टेंट चार्ज, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब यहां भी सेम वैसी ही हम बात डिस्कस कर सकते हैं। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर की किसी भी प्लेट पर जो चार्ज मौजूद होता है ना, उसकी वैल्यू मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको चार्जिंग के लिए फॉर्मूला लिखवाया ना, यहां डिस्चार्जिंग के लिए भी फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q नॉट E की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। यहां भी अगर हम T की जगह RC पुट करें ना, तो आपके पास E की पावर -1 बन जाती है और वो 1/E हो जाएगा। और इस इक्वेशन में जो Q है वो Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/E आ गया। और 1/E किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था 0.37। इसका मतलब है इस वक्त जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज मौजूद है ना, वो Q नॉट का 0.37 है। अगर हम गौर करें, ये चार्ज इस वक्त मौजूद है, तो जो निकला है, ये जो चार्ज डिस्चार्ज हुआ है, वो कितना होगा? जारी बात है ये 0.37 है, तो बाकी कितना बचा, 0.63। यानी 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट निकल चुका है और बाकी इस वक्त कितना मौजूद है, 0.37 Q नॉट। तो ये वाला जो टाइम है ना, जिस टाइम के दौरान 0.37 बच गया है और 0.63 निकल गया है, इस टाइम को भी टाइम कांस्टेंट ही कहते हैं। और आप गौर करें, इसका फॉर्मूला भी वही आया है जो चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट का आया था। इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट यहां भी वही है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहां भी वही है, फॉर्मूला यहां भी वही है। अगर RC सर्किट सेम है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट है वो भी सेम आएगा। तो चले अब हम डिस्चार्जिंग का ग्राफ देखते हैं। डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा होगा, देखिए दोबारा से y एक्सिस पे मैं चार्ज ले लेता हूं और x एक्सिस पे मैं टाइम की वैल्यूज ले लेता हूं। देखिए पिछला ग्राफ स्टार्ट हुआ था 0 से और वो पीक तक गया था, लेकिन ये ग्राफ पीक से स्टार्ट होगा और वो 0 की तरफ आएगा, क्योंकि यहां डिस्चार्जिंग हो रही है। कैपेसिटर की प्लेट पे पहले ही काफी सारा मैक्सिमम चार्ज मौजूद है। तो अब आप गौर करें, जो पिछला ग्राफ आया था ना, ये ग्राफ उसी का मिरर इमेज होगा। यानी उसी ग्राफ को ऐसे कर दे तो आपको डिस्चार्जिंग का ग्राफ मिल जाएगा। तो जिस स्मॉलर RC वाले सर्किट का ग्राफ पहले आपने चार्जिंग वाला देखा था, अगर मैं उसी को उल्टा दूं तो मुझे डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ मिल जाएगा। यानी अब ये ग्राफ इस तरह से नीचे आएगा और जो ज्यादा RC सर्किट वाला ग्राफ था ना, वो भी ऐसे ही नीचे आएगा, लेकिन इसकी बैंडिंग थोड़ी होगी। और जो थोड़े RC सर्किट वाला ग्राफ था ना, उसकी बैंडिंग यानी कर्व ज्यादा होगी। आसान अल्फाज में, थोड़े RC सर्किट वाला जो ग्राफ है वो जल्दी 0 पे आ जाएगा, यानी वो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो गया। और लॉन्गर या ज्यादा RC वाला जो सर्किट था ना, उसका ग्राफ
कम बेंड है, यानी कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज होगा। इन शॉर्ट, इस सर्किट को भी इस ग्राफ को भी अगर मैं उसी तरह से पॉइंट आउट करूं, जरा गौर करें, इस ग्राफ में, डिस्चार्जिंग वाले ग्राफ में एक पॉइंट ढूंढे, मैक्सिमम पॉइंट तो क्यू नॉट था, और अब आप नीचे एक पॉइंट ले आए 0.37 क्यू नॉट, उसको सीधा ग्राफ के साथ मिलाएं और इन ग्राफ्स को बाद में ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट आया उसको सीधा एक्स एक्सिस पे मिला दें, तो आपको दोबारा एक्स एक्सिस पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जिस सर्किट का आरसी थोड़ा था उसका टाइम कांस्टेंट भी थोड़ा आ रहा है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, और जिस सर्किट का आरसी ज्यादा था उसका टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा आ रहा है और वो देर से डिस्चार्ज हो रहा है। अब आप अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले ग्राफ को इकट्ठा देखें तो आपको दोबारा वही बात पता चलेगी जो मैंने पहले बोली थी। चार्जिंग वाला ग्राफ जो है, इसको अगर मैं ऐसे उल्टा दूं तो डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ बन जाता है। सो ये था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में कुछ थोड़ी